नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सोमवार की सुबह जब आप काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे तब यह यान अंतरिक्ष की तरफ जाकर आने का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का यह नया कमाल है। आज दुनिया देखकर हैरान है, मगर 5 साल पहले से इसरो ने इस पर काम करना शुरू कर दिया था। 600 वैज्ञानिकों की 5 साल की मेहनत का नतीजा आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तभी तो इसके सकुशल लौटते ही बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सभी ने बधाई दी और एक बार फिर इसरो को लेकर आम भारतीय श्रद्धा भाव से भर गए। भारत ने इसे अपने दम पर कर दिखाया है। 20 मिनट के अंदर तय रास्ते से वापस धरती पर भी लौट आया और बंगाल की खाड़ी में एक तय जगह पर पानी में उतरा भी। यह है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर और RLV-TD। TD का मतलब है जो भविष्य में किया जाएगा उसका तकनीकी प्रदर्शन। क्या हम कर पाएंगे? तो हाँ, हम कर सकते हैं। एक स्पेस शटल की इस पहली परीक्षण उड़ान ने भविष्य के एक बड़े रास्ते को खोल दिया है। इसरो जब कुछ करता है अच्छा ही लगता है। बिल्कुल यह जानने का विषय है कि RLV के जरिए भारत ऐसा क्या हासिल करना चाहता है जिसके लिए 600 वैज्ञानिक 5 साल से लगे हुए हैं। श्रीहरिकोटा चेन्नई से 80 किलोमीटर दूर है, मगर पड़ता आंध्र प्रदेश में है, नेल्लूर जिले में। जब पहली बार मैं चंद्रयान के समय श्रीहरिकोटा गया तो यही ख्याल आया कि इस जगह का नाम जमाने से सुनते आ रहे हैं, कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी कोई जगह है। और इस तरह से पढ़ना और देखना दोनों का अनुभव अलग होता है। इसलिए हमने सोचा कि आपको भी श्रीहरिकोटा के रास्ते एक बार फिर ले चलते हैं। हमारे कैमरा सहयोगी सुकुमार ने आपके लिए ट्रैक शॉट शूट किया है। आप इस वक्त बंगाल की खाड़ी के बैक वाटर का एक हिस्सा है। इस देख रहे हैं समुद्र तट के किनारे की जमीन जब उससे नीचे होती है तो वहां पानी, खारा पानी भर जाता है। इसी को बैक वाटर कहते हैं। जो आप देख रहे हैं वो बैक वाटर है। बहुत गहरा नहीं है, इसलिए आप पक्षियों को इससे पुलकित झील में चलते फिरते देख सकते हैं। जल का यह विस्तार पक्षियों और मछलियों की गतिविधि के बाद भी निर्जन लगता है। पुलिकट झील को पक्षी विहार के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। मछलियों में यहां झींगा मछली की खेती होती है। श्रीहरिकोटा पहुंचने के रास्ते से गुजरते हुए आप यह भी सोचते होंगे कि ऐसी जगहों को रॉकेट लॉन्च के लिए क्यों चुना गया। श्रीहरिकोटा एक छोटा सा द्वीप है। पल्लव बागला ने बताया कि रॉकेट हमेशा पूर्वी तट से छोड़े जाते हैं। पूरब दिशा में छोड़ने से धरती के रोटेशन यानी घूमने की शक्ति का लाभ ऊपर जाने वाले रॉकेट को मिलता है, और अगर रॉकेट फट भी जाए तो जान माल का नुकसान कम होता है। अमेरिका में भी टेक्सास के ह्यूस्टन शहर से रॉकेट छोड़ा जाता है जो उसके पूर्वी तट पर है। सोमवार को इसरो ने परीक्षण अभी छोटे पैमाने पर किया। 4 चरणों में किया जाने वाला यह परीक्षण इस परीक्षण का पहला चरण था। इसलिए स्पेस शटल 6.5 मीटर लंबा और 1.25 टन वजन का है। मूल आकार से 6 गुना छोटा, इसलिए इसे अंग्रेजी में स्केल डाउन मॉडल कहते हैं। लागत 95 करोड़। तैयार हुआ केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में। इस स्पेस क्राफ्ट को 9 टन के एक रॉकेट इंजन के ऊपर रखकर भेजा गया और इस रॉकेट को भी खास तरह से डिजाइन किया गया ताकि वो डैनो यानी विंग्स वाले स्पेस शटल को लेकर सीधे ऊपर उठ सके। लॉन्च के बाद ये स्पेस शटल करीब 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया और उसके बाद किसी विमान की तरह इसने खुद अपनी उड़ान भरनी शुरू कर दी। इसकी शुरुआती गति आवाज से 5 गुना तेज रही। अंत में यह बंगाल की खाड़ी में एक तय जगह पर पानी के अंदर उतर आया। यह जगह श्रीहरिकोटा से 500 किलोमीटर दूर थी। यह पहली बार है कि इसरो ने एक विंग्ड शटल यानी डैने वाले शटल को अंतरिक्ष में भेजने का परीक्षण किया है और कामयाबी के साथ उसे काम चलाऊ पानी के रनवे पर उतारा भी है। इस परीक्षण में स्पेस शटल को तो हासिल नहीं किया जा सका, लेकिन उसकी उड़ान के आंकड़े के बाद स्पेस शटल के डिजाइन में सुधार करने के काम आएंगे। बाद में परीक्षणों में इसमें काफी कुछ बदलाव होगा ताकि इसे जमीन पर उतारा जा सके। यह यान रीयूजेबल टेक्नोलॉजी की मदद से छोड़ा गया। इस टेक्नोलॉजी का मकसद अंतरिक्ष में उपग्रहों को छोड़ने की लागत को करीब 10 गुना करना है। हमारे साथ साइंस एडिटर पल्लव बागला हैं बात करने के लिए। रीयूजेबल क्या कहते हैं, मतलब इसका ये क्या कोई बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसा मामला है क्या? नहीं, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ये रीयूजेबल का मतलब है कि जो रॉकेट होता है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो जब रॉकेट छोड़ते हैं 80% कंपोनेंट जो है वो सी के अंदर ही गिर जाते हैं। जैसे आपने बताया पूर्वी तट से छोड़ा जाता है, ईंधन होता है, लोहा होता है, कंपोनेंट होते हैं। 85% उसका रॉकेट का ऐसा हिस्सा होता है जो हर लॉन्च में खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है।
तो अगर आप उसको वापस उतार सकें तो आपने 85% मटेरियल को वापस यूज करने की क्षमता दोबारा रखी है। उनका इस्तेमाल दोबारा इस्तेमाल हो जाएगा। तो जो भारत ने ये स्पेस शटल बनाई है, स्वदेशी स्पेस शटल। स्वदेशी क्यों कहा आपने? स्वदेशी इसलिए क्योंकि अपना ही बनाया हुआ है, स्वदेश में क्या बना हम है। पहले भी स्वदेशी कहते थे इसरो जब छोटा था? इसरो पहले या भी आजकल इसको- कहने लगे? नहीं, आजकल इसका कोई ना एनडीए से ना यूपीए से कोई ताल्लुकात है। क्या लेकिन चंद्रयान स्वदेशी मॉडल था या मंगलयान स्वदेशी? मंगलयान भी स्वदेशी था, चंद्रयान भी स्वदेशी है, इसरो ही पूरा स्वदेशी है। वो मेक इन इंडिया तो पहले से ही था। मतलब क्या इसमें क्या पूरा कंपोनेंट यहीं बना हुआ है, यहीं का है, बाहर की कोई साझेदारी नहीं है? बाहर की कोई साझेदारी नहीं है। देखिए, रॉकेट की टेक्नोलॉजी शेयर कोई करता नहीं है आपसे। आपने छोटा मॉडल क्यों छोड़ा पहले? क्योंकि आपको एरोडायनेमिक के जो इक्वेशंस हैं वो मास्टरी करनी है। वो आपको कोई सिखाता नहीं, कोई बताता नहीं। तो अगर आप अपने आप नहीं उड़ाओगे तो आप सीखोगे क्या? अमेरिका ने जब इसे बंद कर दिया, इसे बनाना, तो हम क्यों बना रहे हैं और हमारा क्या लक्ष्य है जो हम चंद्रयान और मंगलयान जिस तरह से उनसे जो हमारे लक्ष्य तय होते हैं कि ये हमें करना है, ये पता लगाना है। देखिए, तो ये 2030 में जब ये अपने फाइनल पोजीशन में जाएगा, जिसे अमेरिका 2011 में बंद कर चुका है, हम क्या हासिल करेंगे? देखिए, अमेरिका का जो स्पेस शटल था वो 20वीं सदी की टेक्नोलॉजी थी और वो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी हो गई 21वीं सदी में। उसको उनको रिफर्बिश करके हर बारी उड़ाने में लागत ज्यादा आती थी, तो उन्होंने उसको रिटायर कर दिया। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका जो है प्राइवेट रॉकेट्स और प्राइवेट लॉन्चर्स के थ्रू आगे अपना कदम बढ़ाएगा। वैसा अमेरिका का मानना था, ऐसा हिंदुस्तान का मानना नहीं है। हिंदुस्तान की स्पेस एजेंसी का मानना है कि विंग्ड स्पेस फ्लाइट जो है वो ही एक ऑपर्च्यून तरीका है इसको सही तरह से उड़ाने का। और मैंने इसमें आदमी जा सकता है, इसमें अंततः जो बड़ा वाला स्पेस शटल बनेगा उसमें एस्ट्रोनॉट भी जाएंगे। तो हिंदुस्तान की धरती से हिंदुस्तान के एस्ट्रोनॉट हिंदुस्तान के रॉकेट पे बैठ के अंतरिक्ष में जाएंगे। जैसे मैं बता रहा था आपको, मेरी सुनीता विलियम से बात हुई थी जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है, इंडियन ओरिजिन की। वो भी अचंभित थी कि हिंदुस्तान एक स्पेस शटल बनाने में लगा है। लेकिन उन्होंने कहा तरीका यही है, अगर आपको लॉन्च कॉस्ट कम करना है तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाने का यही सही तरीका है। और सही तरीका इसीलिए भी है कि आप इसको कहीं पे भी ला के लैंड कर सकते हैं। ये वर्टिकल क्या हम क्या रनवे भी बनाएंगे उसके लिए? इसी जैसे श्रीहरिकोटा आइलैंड आप भी गए हो रवीश, जब आप चंद्रयान की कवरेज पे गए थे, आपको याद होगा। तो वहां कहां जगह, वहां तो पानी ही है चारों तरफ, तो वहां कैसे रनवे? आपने श्रीहरिकोटा का अभी जो देखा था हिस्सा, वो तो बहुत ही छोटा था। अच्छा, श्रीहरिकोटा बहुत लंबा चौड़ा आइलैंड है, उसमें 5 किलोमीटर का रनवे बनेगा। डॉक्टर के सिवन जो डायरेक्टर हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के, उन्होंने मुझको बताया कि श्रीहरिकोटा पे 5 किलोमीटर लंबा रनवे बनेगा, जो कि सबसे लंबा रनवे होगा हिंदुस्तान के अंदर। उतना लंबा रनवे कोई नहीं है। अगर इतना लंबा रनवे होता तो शायद वो कहीं उतार सकते थे, वैसे इस वाले में तो अंडर कैरेज नहीं था। इस टेस्ट का मकसद था ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना किसी हवाई जहाज को भेजना और उसको उतारना, वो मकसद था और वो इन्होंने पूरी तरह से हासिल किया। एक चीज मुझे बहुत हैरान करती है हर बार कि 600 साइंटिस्ट, इसमें तरह तरह के इंजीनियर भी होंगे, सब होंगे, पिछले 5 साल या 10 साल से काम कर रहे हो, अगले 10 साल के 2030 तक के लिए काम करेंगे। ये क्या बला है? मतलब इसरो के भीतर के एक प्रोजेक्ट पर लोग 20-20 साल, पूरा एक कैरियर निकल जाता होगा लोगों का करने में। जैसे इसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं श्याम मोहन साहब, वो पिछले 15 साल से इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की टेक्नोलॉजी पे लगे हुए हैं। उन्होंने मेरे को आज भी बताया कि उनके लिए एक ड्रीम कम ट्रू है कि लॉन्च हो गया। और इसरो ने, देखिए, उनकी उम्र 50 के लगभग है। जब तक ये कार्यक्रम पूरा होगा तब तक वो साथ जुड़े रहेंगे इसके। जब चंद्रयान हुआ था 2008 में, तो एम अन्नादुरई साहब को माधवन नायर साहब ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया था। वो 50 के लगभग थे। आज वो सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर हैं। मंगलयान भी उन्होंने देखा और जो हमारा चंद्रयान 2 जा रहा है वो भी देखा। वो इसरो की एक खासियत है, वो यंग लोगों को चूज करता है अपनी टीम लीड करने के लिए, जिसमें जो लॉन्ग लीड के मिशंस हैं आगे 10 साल, वो अगला उस कार्यक्रम से जुड़ा रहे। ये लगभग मोटा मोटी पूरी ये टीम बनी रहेगी? मतलब नहीं, ये टीम पूरी नहीं बनी रहेगी। मतलब इसमें से कुछ स्पेशलिस्ट हैं जो अलग अलग मिशन के टाइम पे जुड़ जाते हैं, लेकिन
पूरे तौर पे देखें तो 600 से ज्यादा इंजीनियर लगे और ये बहुत बड़ी एक छलांग है हिंदुस्तान के लिए और इसकी नजरें सारी दुनिया पे हैं। अभी मैं आपके आने के पहले बीबीसी टेलीविजन को उन्होंने मेरे को इंटरव्यू किया और वो पूछ रहे थे, अरे अमेरिका ने तो इसको बंद कर दिया, अब हिंदुस्तान क्यों कर रहा है? अरे अमेरिका ने तो बहुत चीजें ठीक है, वाजिब सवाल है, इसमें गलत वाजिब सवाल नहीं, देखिए वाजिब, लेकिन अमेरिका ने अगर चीज बंद कर दी तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस तरफ देखे भी नहीं। हमारे इंजीनियर्स को लगता है कि ये जवाब ये मांग करता है इस सवाल का कि इसका मतलब हम क्यों देख रहे हैं, क्या हम उससे अतिरिक्त कुछ हासिल करना चाहते हैं? जरूर हासिल करेंगे। फिलहाल पूरी टीम को बधाई और आपको भी बधाई, आपने पहले ही सब चीज शूट करके ले आए और बहुत बहुत शुक्रिया पल्लव साहब। रवीश, अच्छा लगता है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। अगर कोई ये बता दे कि हम सुबह सुबह जो ब्रेड खाते हैं उसमें ऐसे तत्व होते हैं जिनसे कैंसर हो सकता है, तो बताइए कल नाश्ते में आप ब्रेड खा पाएंगे? मेरा अपना अनुभव है कि खोया को लेकर न्यूज चैनलों ने हर दिवाली में तमाम अभियान चलाए, मगर खोया लोग खा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेड या खोया में खतरनाक तत्व नहीं हो सकते हैं। दाल रोटी के देश की सुबह अब पाव रोटी से होती है। आज भी कई देसी होटलों में ब्रेड ऑमलेट इंग्लिश नाश्ता की श्रेणी में मिलता है आपको। ब्रेड भारत के शहरों का देसी नाश्ता हो गया है। पड़ोस की दुकान में ब्रेड ही नहीं मिलता बल्कि बर्गर, बन, हॉट डॉग नाम से कई इसके स्वरूप मिलते हैं। बन बटर, ब्रेड ऑमलेट, ब्रेड पकौड़ा, बड़ा पाव, क्या ये ब्रेड हमारे आपके लिए सुरक्षित हैं? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने दिल्ली भर से ब्रेड के कई सैंपल इकट्ठा कर उनका परीक्षण किया है। जो नतीजा आया है वो उत्साहजनक नहीं है। आप ब्रेड खाकर अपना समय भी बचाते हैं, मगर यह ब्रेड आपको बीमार कर रहा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की जांच से पता चला है कि जितने भी सैंपल लिए गए हैं उनमें से 84% प्रोडक्ट्स में पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडेट के तत्व पाए गए हैं। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने पोटेशियम ब्रोमेट को कैंसर पैदा करने वाला तत्व बताया है। भारत में पोटेशियम आयोडेट पर पाबंदी नहीं है, लेकिन दुनिया के कई देशों में पाबंदी है, क्योंकि इससे आयोडीन की ज्यादा मात्रा शरीर में जा सकती है जो थायराइड के फंक्शन को प्रभावित कर सकती है। पोटेशियम ब्रोमेट एक रसायन है जिस आटे में मिलाया जाता है ताकि ब्रेड की नरमी एक समान हो। इससे ब्रेड जल्दी बेक हो जाता है और सफेद भी होता है। ब्रेड बनाने के लिए आटे में पोटेशियम ब्रोमेट डालने पर टूटकर ब्रोमाइड बनता है। अगर शरीर में ब्रोमाइड की अधिक मात्रा हो जाए तो आयोडीन एंजाइम नहीं बन पाता। इससे आपकी किडनी पर असर पड़ता है, थायराइड ग्लैंड पर भी असर पड़ता है। अगर पोटेशियम ब्रोमेट का विखंडन यानी टूटन ना हो तो कार्सिनोजेनिक बन जाता है। कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर पैदा करने वाला तत्व। पोटेशियम ब्रोमेट रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। फूड एडिटिव्स पर ज्वाइंट FAO और WHO एक्सपर्ट कमेटी ने इसके इस्तेमाल का जायजा लेने के बाद कहा है कि आटे में पोटेशियम ब्रोमेट का ट्रीटमेंट स्वीकार्य नहीं है। हमारे देश में कई आटा मिलें इस्तेमाल नहीं करती हैं, मगर कई करती हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि जिन 16% ब्रेड में पोटेशियम ब्रोमेट के तत्व नहीं मिले हैं वो कौन है। यूरोपियन यूनियन, कनाडा, नाइजीरिया, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, पेरू और कुछ अन्य देशों में खाद्य पदार्थों में इसके इस्तेमाल पर पाबंदी है। श्रीलंका में 2001 और चीन में 2005 से इसके खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल पर पाबंदी है। पोटेशियम ब्रोमेट पेट में दर्द, डायरिया, सिरदर्द, उल्टी, किडनी फेलियर, बहरापन, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन जैसी समस्याओं की वजह पैदा कर सकता है। यह ब्रेड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी खराब कर देता है। इसके इस्तेमाल से आटे के विटामिन और इसेंशियल एसिड्स पर असर पड़ता है। लेकिन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ब्रेड और बेकरी प्रोडक्शन में पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडेट के इस्तेमाल की इजाजत देता है एक निश्चित मात्रा में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि इसकी जानकारी मिली है, हम जल्दी जांच कराकर किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। हमने देखा कि CSC ने एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें उन्होंने ब्रेड के बारे में कुछ बात कही है। मैंने अपने अधिकारियों को कहा है कि इसकी तुरंत जांच की जाए। FSSAI इस विषय को देख रही है। मैं जरूर ये कहना चाहूँगा कि इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है और इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द सरकार इसकी डिटेल्स को देख करके जो भी इसमें उचित कदम उठाने को होगा वो हम उठाएंगे। आए दिन आप अखबारों में पढ़ते रहते होंगे कि फलां चीज पर न्यू स्टडी आई है, नया अध्ययन है। अमेरिका में एक HBO चैनल है, उस पर जॉन ऑलिवर का मशहूर शो आता है। इस शो के पास लगता है काफी संसाधन है, इसलिए इनकी रिसर्च काफी अच्छी होती है और आपको देखना चाहिए ये कार्यक्रम। दुनिया भर के दर्शक इसे देखते हैं। ऐसे तमाम रिसर्चों के बारे में अक्सर हम न्यू स्टडी के नाम से
पढ़ते रहते हैं। मकसद सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के काम को कम करना नहीं, बल्कि इस सवाल से टकराना है कि हम इन जानकारियों का क्या करें, इनसे कैसे खुद को लैस करें और संस्थाओं को जवाबदेह बनाएं। क्या हम ब्रेड खाना ही छोड़ दें? हमारे साथ सीएससी के चंद्रभूषण जी हैं, उपनिदेशक चंद्रभूषण जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, अभी आपने देखा कि जॉन ओलिवर किस तरह से न्यू स्टडी की बात कर रहे हैं। आपने दिल्ली में बिकने वाले जिन ब्रेड का सैंपल लिया है, उसके हिसाब से आप बताइए, क्या आप ब्रेड खाना छोड़ देंगे कल सुबह से? दो चीज करूंगा। पहली बात तो ये कि जिसमें कि कम मात्रा में मिले हैं, मैं उसको पहले खाने की उस ब्रेड को खाने का कोशिश करूंगा। और दूसरी बात यह है कि मैं अपने सरकार के ऊपर दबाव डालूंगा कि ये जो केमिकल जो हमारे ब्रेड में हैं उनको निकाला जाए। सो दोनों चीज करने की जरूरत है। पहली बात तो हम उस प्रोडक्ट को देखें जो कि प्रोडक्ट में कम केमिकल है या उसके अंदर नहीं है, और दूसरा हम अपने सरकार के ऊपर दबाव डालें। और मैं इस मामले में मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी का खुलासा आया है कि उन्होंने खुद कहा है कि वो पोटाशियम ब्रोमेट को बैन करने जाने वाले हैं और इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी निकलेगा। चंद्रभूषण जी, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये लोग लिखते हैं ब्रेड के जो पैकेट होता है, रैपर होता है, उस पर लिखते हैं पोटेशियम ब्रोमेट की मात्रा कितनी है, या इन्होंने ये जानकारी उपभोक्ताओं से छिपाई है? देखिए, पहली बात यह है कि हमारी जो लेबलिंग के जो लॉ है, कानून है, वो ये कहता है कि आपको बहुत क्लियरली बताना पड़ेगा कि अगर आप पोटेशियम ब्रोमेट या आयोडेट यूज कर रहे हैं या उसका एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर होता है, वो नंबर देना पड़ेगा। तो जहां तक नंबर का सवाल है, अगर कोई कंपनी नंबर डालता है तो जो उपभोक्ता है उनको पता नहीं चलेगा कि क्या यूज करते हैं। हमने जितने भी ब्रेड के सैंपल में देखे, एक कंपनी है जिसने कि बड़ा क्लियरली लिखा है कि वो पोटेशियम ब्रोमेट यूज करता है, बाकी किसी कंपनियों ने नहीं लिखा है। ये कौन सी कंपनी है? ये परफेक्ट ब्रेड करके कंपनी है जिसने कि बड़ा क्लियरली लिखा है कि वो पोटेशियम ब्रोमेट यूज करता है। कई लोगों ने, जब आपकी प्रेस रिलीज आई तो लोगों ने कहा कि ये कहीं कोई फिर से कोई नया हवा ना हो, और मैगी की तरह जैसे विवाद हुआ, बाद में बाबा रामदेव की कोई प्रोडक्ट आ गया तो लोग मजाक भी कर रहे थे कहीं बाबा रामदेव का तो नहीं आने वाला है। लेकिन खैर, बाबा तो अपना 1000 प्रोडक्ट लॉन्च कर ही रहे हैं। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि लोगों का सवाल कुछ वाजिब लगा कि अगर इतना कैंसर पैदा करने वाला तत्व इसमें है, लाखों लोग दिल्ली में ब्रेड से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो सबको कैंसर हो जाना चाहिए? पहली बात यह है कि जो कैंसर है, कोई भी अगर केमिकल कार्सिनोजन है, उसका मतलब ये नहीं कि आप आज खाएं और कल आपको कैंसर हो जाए। कैंसर एक्सपोजर पे डिपेंड करता है, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है इसका। तो ये भी कहना बहुत मुश्किल है कि आपको ब्रेड के कारण कैंसर हो सकता है। हम जिस पर्यावरण में रहते हैं उसमें बहुत तरह के केमिकल से हम एक्सपोज्ड हैं, तो बहुत सारे केमिकल्स और प्रदूषण हमारे शरीर पे इंपैक्ट करते हैं। तो जो क्यूमुलेटिव इंपैक्ट है, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है, उसके कारण कैंसर होता है। तो इसीलिए यह कहा जाता है कि जितनी भी ये केमिकल्स हैं, इनका एक्सपोजर अगर कम किया जाए तो कैंसर का खतरा कम होता है। तो ये जो पोटेशियम ब्रोमेट, जी आप बात पूरी कर लीजिए जी। ये जो पोटेशियम ब्रोमेट है, ये आज नहीं, कुछ 1990 में इंटरनेशनल एसोसिएशन जो है रिसर्च ऑन कैंसर, जो IARC है, उसने खुद डिक्लेयर कर दिया था कि ये क्लास 2B कैंसर कॉजिंग केमिकल है। इसका मतलब यह है कि लैब में एनिमल्स में जब एक्सपेरिमेंट हुए हैं तो उसमें कैंसर कॉज किया है एनिमल्स को। और फिर 1992 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने खुद कहा था कि ये 1992 में कि इस केमिकल को खाने में यूज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जीनोटॉक्सिक कार्सिनोजन है। इसका मतलब कि ये हमारे जो जीन्स हैं उनको भी डैमेज कर सकता है। तो ये पुरानी काफी साइंस, ये नया नहीं है। इसी कारण से कोई 40 से 45 देशों ने इसको बैन किया है। चाइना में पोटेशियम ब्रोमेट का यूज नहीं है, श्रीलंका में नहीं है। तो ये हमारे देश में भी इसका यूज नहीं होना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि FSSAI हैज एग्रीड कि इसको वो बैन करने वाले हैं। पर उसके बैन करने के बाद भी क्या हमारे तंत्र के पास इतनी शक्ति है, उसके पास संसाधन हैं कि इतनी ब्रेड बनाने वाले बेकरियों में जाकर वो देख सके कि पोटेशियम ब्रोमेट का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं? क्योंकि क्या उसके बिना ब्रेड बन सकता है, नरम बेहतर ब्रेड बनाया जा सकता है? अगर नहीं बनाया जा सकता तो किसी ना किसी तरीके से ये बेकरी या कंपनियां इस्तेमाल करेंगी ही, फिर उपभोक्ता के स्वास्थ्य पे बहुत खतरा बना रहेगा। फिर
बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। जहां तक तंत्र का सवाल है, एक बार कोई केमिकल बैन हो जाता है तो उस केमिकल को किसी प्रोडक्ट में होना नहीं चाहिए। तो हम एक बार अगर एफएसएसएआई इसको बैन कर देती है तो आप मार्केट में भी ये केमिकल नहीं बेच सकते हैं, ब्रेड में भी यूज नहीं कर सकते हैं। आप ब्रेड टेस्ट करके बता सकते हैं कि उसमें ये केमिकल है या नहीं है। तो हमारे तंत्र में कमजोरी है, उसको मजबूत बनाने की जरूरत है। लेकिन जो पहला जो स्टेप है कि आप इसको बैन कीजिए, वो एक तरह से वेलकम स्टेप है, हमें इसकी सराहना करनी चाहिए। जहां तक दूसरा बात है कि ऑल्टरनेटिव है या नहीं, बहुत ऑल्टरनेटिव्स हैं। हमने काफी रिसर्च किया था। इस स्टडी को पब्लिश करने के पहले हमने देखा था कि कितना पैसा बढ़ेगा, ऑल्टरनेटिव है या नहीं, और हमारा ये निष्कर्ष निकलता है कि ऑल्टरनेटिव है वो उसी तरह के प्रोडक्ट आपको देंगे, मुलायम और जो जिसको कहते हैं कि वॉल्यूमिनस ब्रेड बनाने का जो तकनीक है वो ऑल्टरनेटिव देंगे, और कोई अधिक पैसे में बढ़ाव जो वो नहीं होने वाला है। पर हमारा ये जी अगर आपके पास तो लैब है, टेस्ट करा सकते हैं। मान लीजिए गुड़गांव के किसी उपभोक्ता को शक हो जाए कि उसकी कंपनी जिस कंपनी के ब्रेड खाता है उसने लिख दिया कि वो पोटेशियम ब्रोमेट का इस्तेमाल नहीं करती है, लेकिन फिर भी शक हो जाए तो वो कहां जाकर चेक करा सकते हैं इसको? देखिए, इसीलिए हमने ये लैब सेट किया है। ये लैब 2001 में जो पर्यावरणविद अनिल अग्रवाल थे उन्होंने इसलिए सेट किया था कि ये लैब पब्लिक इंटरेस्ट में काम करे। और ऐसे बहुत लैब की जरूरत है इस देश में। उपभोक्ताओं के पास प्राइवेट लैब है, उसमें जा सकते हैं, लेकिन बहुत ही महंगा ये टेस्ट होता है, ये सस्ता टेस्ट नहीं है। इसीलिए सरकार को अपने तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है, इस तरह के प्रोडक्ट्स को चेक करने की जरूरत है, और पब्लिक को इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है। ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्रभूषण जी। ज्यादा जरूरी है कि लोग इसको समझें, इसके प्रति जागरूक हों। अस्पताल पहुंचने से पहले की जो प्रक्रिया और जिम्मेदारी है वो जरा पूरी कर लीजिए। ब्रेड खतरनाक लग रहा है मामला। धन्यवाद। गालिब ने कहा है, जनुनत गर्बे नफ्से खुद तमाम अस्त, जे काशी ताबे काशांत निमगाम अस्त। गालिब के इस शेर का मतलब है कि हम अगर अपना मन बना लें तो काशी और काशान के बीच की दूरी केवल आधा कदम होगी। जिसने भी प्रधानमंत्री तक गालिब का यह शेर पहुंचाया तारीफ के काबिल है। हाल के दिनों में काशी की जुगलबंदी क्योटो से की जा रही थी, मगर गालिब के शेर से पता चलता है कि काशी की जुगलबंदी बहुत पहले ईरान के शहर काशान से हो चुकी है। 19वीं सदी के शायर रहे हैं गालिब साहब, और काशान कालीन, सिल्क और कपड़ों के लिए मशहूर, जैसे काशी, मिर्जापुर। प्रधानमंत्री ने मौके पर यह शेर पढ़ दिया। एक बार फिर से भारत और ईरान ने उन संबंधों को कायम करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी की ईरान यात्रा को ऐतिहासिक चश्मे से देखा जा रहा है। चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत और ईरान के बीच जो करार हुआ है, जानकार कहते हैं कि भारत की यह बहुत बड़ी रणनीतिक कामयाबी है इस इलाके में। ईरान से पाबंदी हटने के बाद भारत ने वहां अपने लिए संभावनाओं के नए नए द्वार खोले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के साथ मुलाकात में कहा कि दोनों देशों की दोस्ती इतिहास जितनी ही पुरानी है, और इस दोस्ती को और पुख्ता करने के लिए दोनों देशों ने 12 अहम समझौते पर दस्तखत किए हैं। इनमें आपसी व्यापार बढ़ाने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में और करीब से जुड़े समझौते शामिल हैं। लेकिन इनमें भी सबसे अहम समझौता चाबहार बंदरगाह से जुड़ा हुआ है। डेवलप द चाबहार पोर्ट एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ अबाउट $500 million फ्रॉम इंडिया फॉर दिस पर्पज is an important milestone. दक्षिण पूर्व ईरान में सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में है चाबहार बंदरगाह। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यानी होर्मुज जल डमरू मध्य के मुहाने पर यह बंदरगाह दरअसल भारत के लिए अफगानिस्तान, मध्य एशिया और आगे यूरोप तक जाने का एक बड़ा जमीनी रास्ता खोलता है, जिसे पाकिस्तान और चीन की करीबी ने अब तक बंद किया हुआ था। मध्य एशिया में अपने मित्र मुल्कों तक जमीन के रास्ते पहुंचने के लिए भारत को पाकिस्तान से होकर गुजरना पड़ता, लेकिन पाकिस्तान से मित्रता की हालत आप जानते हैं। ऊपर से चीन भारत को कभी यह फायदा लेने नहीं देता है। ऐसे में चाबहार
भारत के लिए एक बड़ा मौका है। यह बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से काफी करीब है। गुजरात के कांडला बंदरगाह से सिर्फ 550 समुद्री मील और मुंबई से 790 समुद्री मील की दूरी पर समुद्र के रास्ते सामान भेजना सस्ता भी पड़ता है। चाबहार से जाहेदान तक 500 किलोमीटर रेल लाइन बिछाने के लिए भी भारत ईरान का सहयोग करेगा। जाहेदान से अफगानिस्तान का जरांज इलाका काफी करीब है। जरांज डेलाराम रोड को भारत ने 2009 में ही तैयार कर दिया था और यह रास्ता अफगानिस्तान के 4 बड़े शहरों हेरात, कंधार, काबुल और मजार शरीफ को भारत से जोड़ देगा। जाहिर है भारत की यह कामयाबी पाकिस्तान को रास नहीं आएगी। जरूर पाकिस्तान के भी अपने हित रहे होंगे, लेकिन इन दो मुल्कों के तनाव का सुलझने का इंतजार कब तक किया जाए? जब तक सुलझ नहीं जाते तब तक नए रास्तों की खोज में ही समझदारी है। बदले अंतर्राष्ट्रीय हालात में चाबहार के रास्ते भारत की पहुंच अफगानिस्तान से उसके संबंधों को और मजबूत करने में बड़े काम आने वाली है, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड देश है, यानी चारों तरफ दूसरे देशों से घिरा हुआ है। समुद्र तक उसकी सीधी पहुंच नहीं है, लेकिन नए रास्ते से अब बंदरगाह तक उसकी सीधी पहुंच होगी और अफगानिस्तान के आयात निर्यात में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। इसलिए इस समझौते से भारत के साथ अफगानिस्तान को भी लाभ है। भारत ने चाबहार बंदरगाह पर कार्गो बर्थ और टर्मिनल के विकास के लिए करीब 3,375 करोड़ रुपए निवेश करने का समझौता किया है। चाबहार में भारत की दिलचस्पी की एक और वजह है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के मुहाने पर एक और बड़ा बंदरगाह है ग्वादर, जो पाकिस्तान में पड़ता है। इस बंदरगाह पर चीन की काफी समय से निगाह थी और बीते कई साल से इस बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में चीन बहुत पैसे का निवेश कर रहा है। यह बंदरगाह चीन को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रास्ते अरब सागर तक सीधी पहुंच मुहैया कराता है। यह रास्ता पश्चिम एशिया और अफ्रीका तक चीन की पहुंच काफी करीब कर देगा। चाबहार में भारत का निवेश और बड़े पैमाने पर मौजूदगी चीन की इस रणनीति को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश भी है। भारत के लिए चाबहार बंदरगाह मुनाफे का भी सौदा है। इस रास्ते मध्य एशियाई देशों तक पहुंच समय और पैसे के मामले में भारत के खर्चे को भी आधे से 1/3 तक कम कर देगी। वैसे ईरान में चाबहार बंदरगाह भारत और चीन के बीच हिंद महासागर में अपना दबदबा बनाने की कोशिश के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। इस कोशिश के तहत हिंद महासागर के देशों में चीन, अफ्रीकी देश जिबूती, श्रीलंका के हम्बनटोटा और पाकिस्तान के ग्वादर में मजबूत पैठ बना चुका है। मालदीव, सेशेल्स और बांग्लादेश में दोनों ही देश भारत और चीन की मौजूदगी लगभग बराबर है। अगर भारत की बात करें तो हिंद महासागर में वो अपने अंडमान और लक्षद्वीप के अलावा मॉरिशस और अब चाबहार में मजबूत स्थिति बना सकता है। चीन बहुत कोशिश कर रहा था कि चाबहार में काम उसे मिले, लेकिन ईरान ने फैसला किया भारत के साथ जाने में और भारत ने जरा भी देर नहीं की इस मौके का लाभ उठाने में। केरल की राजनीति का खूनी संघर्ष उत्तर भारत तक कम ही पहुंच पाता है। जिस तरह से केरल की इस राजनीतिक हिंसा के प्रति हम सब सामान्य होते जा रहे हैं, वो भी चिंताजनक है। राजनीतिक हिंसा में मारे गए लोगों की छानबीन करेंगे तो बीजेपी, आरएसएस के लोग भी मारे जाते हैं, कांग्रेस के नेता भी मारे गए हैं, वाम दलों के नेता भी मारे गए हैं। कोई वाम दल की लाइन पर चलना छोड़ देता है तो वो भी हिंसा का शिकार हुआ है, उसमें आरोपी वाम दल है। मगर मुख्य लड़ाई बीजेपी और सीपीएम के कार्यकर्ताओं के बीच दिखती है। यहां की राजनीतिक हिंसा का क्रूर चेहरा ठीक वैसा ही है जैसा बाहुबलियों के दौर में एक समय उत्तर भारत में था, लेकिन उत्तर भारत में हिंसा का शिकार दलित पिछड़े हुए। केरल में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या की घटना के और तथ्य सामने आने चाहिए। शिक्षा दीक्षा के लिहाज से देश के बाकी राज्यों से अगर यहां बेहतर स्थिति है तो चुनावी हिंसा और राजनीतिक हिंसा का इतना क्रूर चेहरा कैसे? 19 मई को नतीजे आने के बाद उसी दिन कन्नूर जिले में एक आदमी की चुनावी हिंसा में मौत हो गई। आरोप है कि यह पिनाराई इलाके में एक विजय जुलूस पर आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने हमला किया तो एक गाड़ी में बैठे सीपीएम नेता सीवी रविंद्रन नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई। कन्नूर जिले के ही धर्मादम चुनाव क्षेत्र से सीपीएम पोलित ब्यूरो के सदस्य पिनाराई विजयन चुनाव जीते हैं। पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री भी बनने जा रहे हैं और केरल की कमान संभालने जा रहे हैं। सीपीएम नेता की मौत के बाद कन्नूर और आसपास के इलाकों में तनाव फैल गया। गुरुवार के ही दिन त्रिशूर
जिले के कायपामंगलम में वामपंथी उम्मीदवार की जीत के बाद बीजेपी के एक कार्यकर्ता प्रमोद की पत्थरबाजी में मौत हो गई। बीजेपी का आरोप है कि सीपीएम के उन कार्यकर्ताओं ने यह हमला किया जो 2006 में युवा मोर्चा के नेता सतेश की हत्या से जुड़े हैं। केरल में इस राजनीतिक हिंसा के बीच रविवार को दिल्ली में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की अगुवाई में कई केंद्रीय मंत्रियों और केरल बीजेपी के अध्यक्ष राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने गए और केरल में चल रही राजनीतिक हिंसा में दखल देने की मांग की। रविवार को यह हिंसा दिल्ली तक खींची चली आई। दिल्ली में सीपीएम मुख्यालय तक बीजेपी के विरोध मार्च के दौरान भी दोनों दलों के समर्थक आपस में भिड़ गए। इसके बाद पुलिस को कार्रवाई कर करीब 6 लोगों को हिरासत में लेना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीपीएम ऑफिस में तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद यह झड़प शुरू हुई। यह हकीकत है कि केरल में हिंसा हो रही है। स्क्रोल साइट ने लिखा है कि केरल में नतीजों के बाद हुई हिंसा में 50 लोग घायल हुए हैं। इंटरनेट पर रिसर्च के दौरान एक आंकड़ा यह भी मिला कि कन्नूर में 1980 से लेकर अब तक 180 से अधिक राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं और इस साल फरवरी में संघ के कार्यकर्ता सुजीत की उसके ही मां बाप के सामने हत्या कर दी गई। सीपीएम के 6 कार्यकर्ताओं पर हत्या के आरोप लगे हैं। सुजीत 3 साल पहले सीपीएम में था। सीपीएम के लोग आरएसएस को जिम्मेदार ठहराते हैं, आरएसएस के लोग सीपीएम को। पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि बीजेपी केरल के लोगों का जनादेश स्वीकार करने को तैयार नहीं है और बीजेपी नेतृत्व अपनी केरल इकाई को ऐसे हमले करने और धमकियां देने से रोके। उधर कोलकाता में भी चुनावी नतीजों के दिन से ही नए सिरे से हिंसा की खबरें आ रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम साहब। सलीम साहब, ये तो ठीक बात नहीं है। सरकार आपकी है, बीजेपी अपने अध्यक्ष को निर्देश दे सकती है, लेकिन क्या आपके पास इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं? क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता की भी मौत हुई है और इसके पहले भी ये हिंसा होती जा रही है, जहां आप लोगों की राजनीतिक संस्कृति का एक तरह से पहले से वजूद रहा है। अच्छा, आपने रिसर्च वर्क किया है और केरल के पूरा फहरिस्त आपने दिखाई। हिंसा कोई भी हो, किसी की भी मौत हो, वो बहुत ही निंदनीय है। और बंगाल में आपने ये कहा कि हो रहे हैं, लेकिन उसके भी आपको थोड़ा रिसर्च टीम आपकी करनी चाहिए थी। हाँ। और फहरिस्त निकालते। नहीं वो है, हम केरल पे बात करना चाहते हैं, बंगाल पे भी कर लेंगे सर। हाँ, मतलब केरल का सवाल बंगाल से नहीं होगा, पहले केरल पे बात करते हैं। हाँ नहीं, अच्छा, केरल में तो कहा कि जो हिंसा की आप बताया कि जो वातावरण है, ये चुनाव में सिर्फ नहीं, चुनाव से पहले भी और ऐसे तय समय में भी, चाहे वो विद्यार्थी हों, ऐसे कई हमारे विद्यार्थी हमारे साथ जो नौजवान कार्यकर्ता काम करते थे, वो बिस्तर पे लेटे हुए अपाहिज होकर के पड़े हुए हैं, आज तक उठकर खड़े नहीं हो सकते। इस तरह से हमले हुए, चाहे किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हों या चुनाव में जीतने या हारने के बाद, चाहे वो आनंद खुशी में हो चाहे वो दुख में हो, अगर हंगामा फैलाया जाता है, सलीम साहब, इसका समाधान क्या है? मैं जब देख रहा था तो हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, यस सर, मैं कह रहा हूँ आपने कहा तो हमारे पार्टी का आप स्टेटमेंट देखो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने किया था इसलिए हम नहीं करेंगे, हमने किया तो आप नहीं करें। सरकार अभी जिम्मेदारी लेगी। अब तक केरल में सरकार जिम्मेदारी ली नहीं है, लेकिन सीपीआईएम की इकाई वहां पे बड़े जिम्मेदाराना तरीके से ये बयान भी दिए और ये कोशिश भी कर रहे हैं कि हिंसक घटना न घटे। अगर घटती है तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आयत होगी और कानून व्यवस्था को बनाए रखना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी जो नई सरकार आएगी। क्योंकि मैं पहले देख रहा था कि ये एक अजीब प्रवृत्ति है कि कोई सीपीएम से छोड़ के बीजेपी में चला गया। वहां मैं समझ रहा हूं कि लोग ही नहीं बचा है न्यूट्रल, तो इधर से उधर खींचने के चक्कर में कोई लॉयल्टी बदल के जाता है, उसको मारा जाता है। जो मैं अदालतों का रिकॉर्ड देख रहा था, उसमें आपकी पार्टी के नेताओं के प्रति ज्यादा आरोप साबित हुए हैं और जेल में रहे हैं आपकी पार्टी के लोग वहां पे। और हमारे पार्टी के ही कार्यकर्ता ज्यादा, आरएसएस के हाथ में हत्या हुई है, लेकिन मैं संख्या आंकड़ा नहीं गिनाना चाह रहा हूं। अभी हमने तो फहरिस्त जारी कर दिए हैं, आपको फहरिस्त को पढ़ देना चाहिए था। हमारे पार्टी के स्टेटमेंट में है जो कल सीपीआईएम के हेडक्वार्टर में जिस तरह से हमला बोल दिया गया आरएसएस या बीजेपी की तरफ से, पहला आप उसको हमले को रोकना चाह रहे हैं या बढ़ाना चाह रहे हैं? आप खुद कहे कि केरल से हमला दिल्ली तक पहुंच गई और ये किसी भी कार्यकर्ता के ऑफिस में, कभी आप कोई वामपंथी पार्टी ऑफिस में सीपीआईएम हो, सीपीआई हो, आरएसपी फॉरवर्ड लोग सुने हैं कि कांग्रेस के या तृणमूल के या बीजेपी के दफ्तर में जाकर के वो हमला कर रहे हैं? कभी आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा। हम कभी कभी स्टेट गेस्ट हाउस में जाकर प्रोटेस्ट करते हैं अगर कोई घटना होती है तो उस स्टेट गवर्नमेंट के, सरकार के प्रति, लेकिन ये 3 बार हो गया जब आरएसएस बीजेपी की तरफ से एकेजी भवन में आकर के हमला किया गया। आप बोलते हैं मुठभेड़, अरे जो लोग हमला करने आए थे उसके बाद अगर जो ऑफिस में थे वो तो जमायत करके नहीं थे, वो दौड़ा दिए। लेकिन अच्छी बात है कि बीजेपी के नेता भी ये समझे हैं कि हमला को बढ़ाने से अच्छा है, पर ये प्रदर्शन है और इस तरह के प्रदर्शन होने लगे हैं, नहीं होने चाहिए। आजकल पार्टी और घरों पे लोग जाके करने लगे हैं, ठीक है, आप नहीं करते होंगे, लेकिन हम इस तथ्य से नहीं भटक सकते हैं। दूसरी बात है अभी वो उस राज्य को सुदूर होने का लाभ नहीं मिल सकता है।
वहां पर आप लोग हैं, आप मुझे बताइए कि अब आपकी जब सरकार वहां शपथ लेगी तो क्या आप करेंगे? क्या आप ही जांच करेंगे इन राजनीतिक हिंसा की, या कोई नई विश्वसनीय व्यवस्था बनेगी जहां पर दोनों दलों की कारस्तानियों की जांच होगी? या आपकी पुलिस करेगी या कोई अलग व्यवस्था बनने जा रही है जो इन राजनीतिक हिंसाओं की जांच करे? पहले जिम्मेदारी होगी कि हिंसा न भड़के से किसी की जान न जाए, किसी भी पार्टी की, चाहे वो विपक्ष के हो चाहे हमारे पार्टी के हो। ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। और जो हत्याएं हुई है उसका हकीकत को जांच करके सामने आना चाहिए और जो कसूरवार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, वरना उदाहरण अगर आप नहीं तैयार करते हैं तो वो हिंसा भड़कते रहता है। आज हम बंगाल से, हम कलकत्ते से जो बात कर रहे हैं, आप देखो हमारे सैकड़ों ऑफिस को जला दिया गया या दखल कर लिया गया, ताला लगा दिया गया। अब तक सरकार की तरफ से एक बयान तक नहीं आई कि ये गलत काम है। हमारे रिलीफ कैंप चलाना पड़ रहा है हर जिले में, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जो गांव से उठकर चले आ रहे हैं, जिनको रहने का हक नहीं है, जिनके पास सरकारी जो भी सुविधा दी गई थी, कभी पीने का पानी का प्रबंध हो या साइकिल हो, उसको छीन लिया जा रहा है कि वोट आप अगर नहीं दिए। ये लोकतांत्रिक परंपरा नहीं है। पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं होता, चुनाव और भी कई जगह हुए हैं। लेकिन आप अगर सरकार कोई फैसला, नागरिक को कोई सुविधा दी है और वोट अगर सरकार के पक्ष को न मिले तो उससे वो छीन लिया जाए रहने का हक को या आजीविका को, वो बहुत बड़ा गलत तरीका हो रहा है। हम अगर हिंसा चाहते तो अभी एक सिविल वार की स्थिति बंगाल में बन जाए, लेकिन हम तो चाह रहे हैं। आज गवर्नर के पास गए, आप यहां देखो, यहां बीजेपी के लोग कार्यकर्ता भी हमले के शिकार हुए हैं बंगाल में। राष्ट्रपति के पास जब पहुंचे तो केंद्र के नेता जो हैं केरल के बारे में कहे, लेकिन बंगाल के बारे में कहना चाहिए था। उनके रूपा गांगुली के ऊपर हमला हुआ है काकद्वीप में, जहां हमारे ऊपर भी हमला हुआ है। और गवर्नर साहब को आज चिट्ठी लिखना पड़ा है, खत लिखना पड़ा है मुख्यमंत्री के पास कि इसको रोकथाम करो, चाहे वो केरल में हो, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो और किसी भी प्रांत में हो। हमला किसी भी तरफ से हो वो गलत है। और हिंसक राजनीति का आप जो बड़े रास्ता क्या होगा तो पार्टी के मेरी दिलचस्पी ये है, आप सही बात है कि आप बंगाल में आप कह रहे हैं कि आपके पार्टी दफ्तरों को जलाया जा रहा है, ये दोनों ही तरह से चिंताजनक बात है। पर चूंकि आप भी एक जगह सरकार पर हैं, आप केरल में ही ऐसी कोई विश्वसनीय व्यवस्था कीजिए जिसकी जांच में बीजेपी भी संतुष्ट रहे और आप लोग भी संतुष्ट रहे, और तटस्थ जांच हो कि इस तरह की हिंसा, कार्यकर्ताओं को मां बाप के सामने मारना, हाथ काटना, गला काटना, वो भी केरल में हो रहा है ये सब, और वही प्रवृत्ति अब बंगाल में पहुंच गई है। रवीश, मैं ये कह रहा हूं, मैं यही बात कहा कई शब्दों में, आपने सुना नहीं होगा कि सरकार ओत लेगी 25 को। सरकार की पहले जिम्मेदारी होगी कि किस तरह से वहां अमन बहाल किया जाए और विपक्षी कोई भी पार्टी है उन सबसे बातचीत करके शांति के बहाली के लिए अपने अपने जो पार्टी के कार्डर्स हैं या समर्थक हैं उनको, और जो पुलिस के जो निजाम है वो दुरुस्त किया जाए कि एक दूसरे के ऊपर हमला न बोले। त्रिपुरा में तो हमारी सरकार है, आए दिन आपको सुनने मिल रहा है कि सलीम साहब, मुझे आपसे एक सवाल है कि ये जो आप कह रहे हैं कि जहां हमारी सरकार होती है वही होगी। हाँ, नहीं, वो हम देखेंगे आपकी सरकार होते हुए वहां हिंसा की क्या तस्वीर है वो हम देखेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है, आपने कहा कि बंगाल में आपके सैकड़ों कार्य का दफ्तर जला दिए गए हैं, ये आप राजनीतिक अतिरेक में कह रहे हैं या वाकई सैकड़ों दफ्तर आपके जला दिए गए हैं? जी नहीं, आपके पत्रकार को आप बोलिए ना, पिछले 5 दिन में जो कुछ कलकत्ते में हो रहे हैं, और आज गवर्नर के पास हमने पूरा फहरिस्त दिए हैं, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी गए, वाम मोर्चा भी गई है, कल बीजेपी वाले भी गए थे गवर्नर के पास, और हमारे राज्यपाल महोदय ने आज अभी तक खबर मिला कि मुख्यमंत्री को खत लिखे हैं, जो फिर से उनको ओथ आप कराएंगे तो उस वक्त चारों तरफ से चीख हो और मंत्रिमंडल शपथ ले। ये ऐसा हो नहीं सकता। सिर्फ पार्टी ऑफिस नहीं, घरों को जलाया गया, लूटा जा रहा है। और आसपास के कलकत्ते के नजदीक वाले गांव में मैं कई जगह घूम के आया हूं, और अभी हमारे रिलीफ कैंप चलाने पड़ रहे हैं, जैसे बाढ़ में या सुखाड़ में होता है वैसे ये राजनीतिक हमले के ऊपर, और जबकि सरकार ये जिम्मेदारी ले नहीं रही है। और राष्ट्रीय जो चैनल्स हैं वो अगर केरल तक पहुंच रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको बंगाल में भी खबर दिखाना चाहिए। पत्रकारिता पूछिए, पहुंच जाएंगे। आप जो अब हिंदी वालों को मत कहिए, हम कहाँ जानते हैं, बंगाल पहुंच पाते हैं ना केरल पहुंच पाते हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन वो बात आप वहां उस राज्य की सारी जानकारियां हमें हैरान करती हैं कि इतनी क्रूर राजनीतिक हिंसा का स्वरूप है, और बात बंगाल पे भी होनी चाहिए। मैं उस सवाल से नहीं भाग रहा हूं, ठीक है, मैं चूंकि आप एक जगह सत्ता में हैं इसलिए आपसे ज्यादा जवाबदेही की उम्मीद की जाती है, पर ठीक है, मैं बंगाल पे बात कर लेता हूं। सत्ता में है नहीं, सत्ता में आ रहे हैं। हाँ रवीश, सत्ता में आ रहे हैं, मुझे पता है सर। 25 तारीख मैंने कहा कि आप 25 तारीख को आ रहे हैं। जी सलीम साहब, मुझे एक बात बताइए कि आप जब ये कह रहे हैं कि रिलीफ कैंप चला रहे हैं, ठीक है, क्या ये हिंसा का स्केल इतना ज्यादा है बंगाल के भीतरी इलाकों में? कलकत्ता से बाहर की बात कर रहा हूं मैं। जी,
कुछ बिहार में सबसे दूर वाली जो आसाम के बॉर्डर वाली है, हाँ। आसाम में कुछ बिहार में जिला दफ्तर में किसी को भेज दीजिए आपके पत्रकार को, या हमारे जोन ऑफिस 4 जो इलाकाई ऑफिस है उसको नस्त नाबूद कर दिया गया है। कलकत्ते में आप बलियाघट्टा में जाइए, मानिकतल्ला में जाइए, आपके स्टूडियो से मतलब 5 किलोमीटर के अंदर रेडियस में आप जाइए, जादवपुर में जाइए, तो एक के बाद एक आगजनी और लूट और हत्या की अटेम्प्ट हो रही है। और इस बार ऐसा हुआ है बंगाल में हत्या से ज्यादा जो हाथ पैर तोड़ दिया जा रहा है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए तो वहां देखने को मिलेगा किस तरह से हाथ पैर तोड़ के गांव से लोग शहर में आ रहे हैं चिकित्सा के लिए, क्योंकि वहां के लोकल अस्पताल में भी उनको चिकित्सा करने का मुहैया नहीं कराया जा रहा है। चाहे वो बीरभूम में हो, चाहे वो हुगली में हो, चाहे वो हावड़ा में हो, चाहे वो मिदनापुर में हो, इन सब जगहों पर राजनीतिक हमले हो रहे हैं। तो दोनों तरफ से बंगाल और केरल, ये दोनों शिक्षित प्रशिक्षित राज्य, हाँ। और दोनों जगहों पर हिंसा की पृष्ठभूमि रही है। लोग ये भी कहते हैं कि आपके ही लोग तृणमूल में चले गए हैं, वो वहां से वो हिंसा कर रहे हो। नहीं, ये तो कहानी थी। हाँ। इस बार चुनाव में आप देख लिए हैं कि ये कहानी हो रही है, लेकिन हकीकत में आज बीरभूम में हमारे एक कार्यकर्ता को वो तृणमूल वाले गोली करके मार दिया, हत्या कर दिया। वो लोग बोले कि नहीं ये सीपीएम वाले हमें मारा, लेकिन वो इत्तेफाक से कैमरा में ऑन कैमरा मरते मरते ये बोल गया कि हमें कौन मारा, उनके नाम बता दिए तृणमूल के नेताओं के। तो खैर वो बात अलग है, लेकिन ये हिंसक जो राजनीति की जो परंपरा है वो खत्म होना चाहिए। मासूम जाने जा रही हैं, किसी का ना किसी का तो बच्चा है, किसी का ना किसी का वो सोल कमाने वाला, अकेले परिवार को चलाने वाला है, और परिवार के परिवार वो ध्वंस हो जाते हैं इस हत्या से। अभी जिन चुनावों को 19 तारीख को हम ऐतिहासिक वगैरह वगैरह बता रहे थे कि कुछ लोकतंत्र की जीत वीत हो गई है, अब देखिए कि चुनाव के बाद वहां पर क्या हो रहा है कि तमिलनाडु में ही देखिए एक नई सरकार ने शपथ लिया, तो उस तरह से जो फिर बांटा बांटी शुरू हो गया है। तो उन चीजों से हम सामान्य होते जा रहे हैं। चाहे बंगाल हो, एक जगह सीपीएम के लोग पीड़ित हैं और एक जगह उन पर आक्रांता होने का आरोप लग रहा है। तो ये अच्छी बात तो नहीं है कि राजनीति में अगर इस तरह की बातें होंगी तो जमीन पे फिर शांतिपूर्ण माहौल में राजनीति कैसे होगी। तो इन सब सवालों पे भी नजर रखिए। वोट दे देना ही इतिहास बना देना नहीं होता है, इतिहास अब बन रहा है दोनों जगहों। बहुत बहुत जी, हो सकता है लेकिन वो दुश्मनी नहीं है। जी बिल्कुल दुश्मनी नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।